हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन जम्वाल और ये वीडियो क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए। बच्चा, ये आपकी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इस चैप्टर में बेसिकली हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे जो कि ट्रेड करने के बहाने हमारी कंट्री में आई और हमारी टेरिटरी जो थी इंडिया को उसने कब्जे में कर लिया। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो चैप्टर है वो मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन तो करूँगी, बट मैं रीड नहीं करूँगी लाइंस को, क्योंकि जब अगर मैं रीड ही करती रहूँगी लाइंस को और फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं अंडरलाइन करती रहूँगी जिस लाइन पे भी मैं होंगी, जिसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रही होंगी, पर मैं उस लाइन को जो है वो रीड नहीं करूँगी, विच मीन्स मैं फुल चैप्टर को रीड करके फिर आपको नहीं समझाऊँगी, आपको मैं एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन दूँगी। तो औरंगज़ेब जो था वो लास्ट मुग़ल रूलर था जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था। लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर था औरंगज़ेब। इन्होंने क्या किया था, हमारी इंडिया की जो टेरिटरी थी उसमें बहुत कंट्रोल किया है इन्होंने। मुगल्स ने हमारी इंडिया की टेरिटरी पे कंट्रोल किया है काफ़ी सालों तक। तो उसकी डेथ के बाद जो बहुत से मुग़ल गवर्नर्स थे और जो ज़मींदार थे वो अपनी अथॉरिटी और अपने रीजनल किंगडम जो हैं उनको एस्टेब्लिश कर रहे थे। अब वो पावरफुल किंगडम जो है वो बना रही थी, इसकी वजह से जो दिल्ली था अब उसका कोई भी फंक्शन नहीं रह गया था। अब फर्स्ट टॉपिक है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ईस्ट में आई, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में आई। तो 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने एक चार्टर जो है वो ले लिया था रूलर ऑफ द इंग्लैंड से, जो कि थी हमारी क्वीन एलिजाबेथ वन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इनको जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी EIC जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इन्होंने इस कंपनी को क्या कर दिया, परमिशन दे दिया कि ठीक है उनको राइट है कि वो ट्रेड कर सकती हैं इंडिया में जाके। इसका मतलब ये भी था कि कोई और ट्रेडिंग ग्रुप इंग्लैंड का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ compete नहीं करेगा, कोई और जो कंपनी है वो नहीं जाके ईस्ट में या फिर इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकती। इस चार्टर से जो कंपनी थी अब वो निकल पड़ी ओशंस में एक ऐसी जगह ढूंढने के लिए जहाँ पे उन्हें चीप प्राइसेस पे वो सामान खरीदे और अपनी यूरोप में आके जो है वो उसको हाई प्राइसेस पे आके बेचे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई खतरा ही नहीं था कॉम्पिटिटर्स से, क्योंकि उन और कोई तो कंपनी उनकी कंट्री से आ नहीं सकती थी। तो इसीलिए द मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज जो थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनी का मतलब होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है। तो वो क्या करने लगी, जगह ढूंढने लगी कि जहाँ पे वो सामान जो है सस्ते दामों में खरीदे और आके उसे हाई प्राइसेस पे बेचे। तो वो अपना प्रॉफिट के लिए जो है वो शुरू हो गई जगह ऐसी ढूंढना। तो जो रॉयल चार्टर था, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया कि वो किसी भी यूरोपियन कंपनी को अलाउड नहीं करता था कि वो ईस्टर्न मार्केट्स में जाके क्या कर सके, अपना कारोबार चला सके। तो फर्स्ट टाइम जो ईस्टर्न शिप है वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका से कहाँ पे आई थी, इंडिया में आई थी। ये जो रूट था, जिस रूट से वो आई थी, वो रूट जो है वो पोर्चुगीज़ ने ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दिया था। अब पोर्चुगीज़ जो हैं वो कहाँ पे रहते थे, गोवा में रहते थे। इनफैक्ट जो वेस्को डगामा थे, याद रखिएगा नाम, वेस्को डगामा जो एक पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर थे, उन्होंने इसको 1498 में इस रूट को क्या कर दिया था, इस्टेब्लिश कर दिया था। अब 17th सेंचुरी में जो डच लोग थे, अब ये तो है ना कि यूरोपियन कंट्री जो है, ये जो यूरोप है, इसमें से कोई कंपनी नहीं आ सकती, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में से तो आ सकती है ना कंपनीज़। वैसे ही डच जो है वो भी अभी इंटरेस्टेड हो गया था इंडिया में ट्रेड करने के लिए, और फ्रेंच ट्रेडर्स भी जो हैं वो आ रहे थे सामने कि वो भी जो है वो इंटरेस्टेड हो गए थे। अब ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये सब लोग एक ही चीज़ के लिए जो है वो इंडिया में आ रहे थे। वो क्या थी, चीप प्राइसेस से यहाँ से वो सामान लें और हाई प्राइसेस पे अपनी कंट्री में जाके क्या कर दें, बेचें। जो इंडिया था वो बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, फाइन कॉटन और सिल्क का, बहुत बड़ा मार्केट है जिसका यूरोप में। तो अब पेपर, क्लोव्स, कैरडमोम, सिनेमोम, ये सब कुछ जो थी, इनकी जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। जब इंडिया वालों ने देखा कि ये जो ईस्टर्न कंपनीज़ हैं, जो बाहर की कंपनीज़ हैं, ये क्या कर रही हैं, फ़ाइट कर रही हैं, तो उन्होंने इसके क्या कर दिए, प्राइसेस बढ़ा दिए। तो उनको लगा कि अब कंपटीशन जब हमें रहेगा, ऑब्वियसली जब सामान कम होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो प्राइसेस हाई हो जाते हैं। वैसे इंडिया ने किया, तो उनको लगा कि शायद अब हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। उनके पास एक ही वे था कि जिससे वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें, कि जो बाकी कंपनीज़ हैं, जैसे कि
डच हो गई, फिर फ्रेंच हो गई, फ्रांस हो गई, इन कंपनीज़ को क्या करते वो ख़त्म कर दे, एलिमिनेट कर दे अपनी रेस से। तो उन्होंने ऐसे स्टेप्स लेना शुरू कर दिए। वो क्या थे, अब बैटल स्टार्ट हो गई थी ट्रेडिंग कंपनीज़ के बीच में। 17 और 18 सेंचुरी में वो क्या करते थे, एक दूसरे की शिप को तोड़ देते थे, ब्लॉक कर देते एक दूसरे का रूट जो है, और क्या कर देते थे, जो रास्ते हैं उनको बंद कर देते थे ताकि जो गुड है वो ना पहुँच पाए। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपनी शिप्स में वेपन्स रखना शुरू कर दिए। तो जब ये सब कुछ फोर्टिफिकेशन सेटलमेंट ये जब सब कुछ होने लगा, तो जो लोकल रूलर्स थे इनको क्या होने लगा, इनमें भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होने लगे। कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब कंपनी को लग रहा था मुश्किल, इसकी स्टेट में ट्रेड हो रहा है, जो इसका रूलर होगा उसको तो दिक्कत होगी ना ऑब्वियसली। तो अब वो कहते थे कि जो ट्रेड है उससे हम इस रूलर को क्या कर दें, अलग कर दें। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड कैसे शुरू किया, बंगाल में। यही है, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल। फर्स्ट टाइम जो इंग्लिश फैक्ट्री है वो सेटअप हुई थी 1651 में, कहाँ पे, होगली रिवर के पास। तो जैसे जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना ट्रेड बढ़ाती गई, वैसे वैसे जो है वो अपना बेस भी है बनाना शुरू कर दिया उसने। तो जो वो बनाती थी फैक्ट्री वगैरह, अब इसको क्या कहा गया, फैक्टर्स। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना वेयर हाउस बनाना शुरू कर दिए, जहाँ पे वो अपना जो सामान था उसको स्टोर करके रखती थी, और ऑफिसेज भी बनाना शुरू कर दिए जहाँ पे ऑफिशियल्स बैठते थे। तो जैसे जैसे इनका ट्रेड, मैंने आपको बताया, एक्सपैंड होता गया, वैसे ही इन्होंने मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को कह दिया कि आप आओ और हमारे पास में क्या करो, अपने बिल्डिंग्स वगैरह सेटअप कर लो। तो 1696 में बहुत सी बिल्डिंग्स जो हैं वो बन गई थी फोर्ट के जो फैक्ट्री थी उसके पास। तो इन्होंने 2 साल बाद जो है वो मुग़ल ऑफिशियल्स के सामने एक डील रखी, एक उनको लालच दिया, उनको भड़का, मतलब ऐसे माइंड वॉश करने की कोशिश की कि आप हमें क्या करो, ज़िम्मेदारी राइट दे दो, किन पे, 3 विलेजेस पे। तो उनमें से एक कौन सी थी, कैलिकटा, जिसे हम बोलते हैं अभी कैलकटा और कोलकाता। तो अब मुग़ल एम्पायर जो था उनको उसने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल एम्पायर को फोर्स किया, प्रेशर डाला उस पर कि आप जो है वो एक फरमान जो है, फरमान क्या होता है, एक रॉयल ऑर्डर जो है वो पास करो कि जो कंपनी है वो फ्री ट्रेड कर सकती है। क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इस एरिया में अगर ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो इस एरिया का रूलर होगा ना, उसको इसको क्या करना पड़ेगा, रिवेन्यू पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सोचती है, भाई अगर हम इन्हें रिवेन्यू ही पे करते रहेंगे, इतना तो हम कमाएंगे नहीं जितना हम इनको दे देंगे। तो वो कह रही थी कि अब औरंगजेब को किसी तरीके से भड़काया जाए, किसी तरीके से इसको अपने कब्जे में किया जाए कि ये हमारी बात मान जाए कि हमें फ्रीली ट्रेड करने दे। क्योंकि वो उसे कह रहे थे कि अगर आप हमें फ्री ट्रेड नहीं करने दोगे तो ट्रेड जो है वो नहीं बढ़ेगा। तो अब इन्होंने कहा, प्रेशर डालना शुरू किया औरंगजेब को कि आप रूलर हमें क्या करो, हमें बोलो कि आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो, ऐसा ऑर्डर पास कर दो कि जो ये कंपनी है वो फ्री ट्रेड कर सकती है, कोई रिवेन्यू नहीं देगी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को, जैसे कि मैंने आपको कहा, लग रहा था कि अब वो रिवेन्यू पे करती रहेगी क्या। तो वैसे ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको लग रहा था कि मैं इतना लड़के आई हूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ कोई रिवेन्यू थोड़ी ना पे करूँगी। तो कंपनी जो थी उसने कॉन्टीन्यूसली प्रेशर डाला, किसके लिए, कंसेशंस के लिए, और मैनिपुलेट किया। तो फिर औरंगज़ेब ने क्या किया, फरमान जारी कर दिया कि ठीक है, ये जो कंपनी है उसको हक है कि वो फ्रीली ट्रेड कर सकती है, वो रिवेन्यू अब से पे नहीं करेगी किसी भी नवाब को, वो फ्री ट्रेड करेगी। बट जब ऐसा फरमान जारी हो गया, उसके बाद जो ऑफिशियल्स थे जो कंपनी में काम करते थे, उन्होंने अपना एक अलग व्यापार करना शुरू कर दिया। वो ये बात जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हमारे नवाब्स को, क्योंकि ये भी फ्री ट्रेड करती थी। भाई उन्होंने कंपनी को कहा है कि तुम फ्री ट्रेड कर सकती हो, अब कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं जो उसमें काम करते हैं वो बाहर आके अपना ट्रेड अलग कर रहे हैं, उनको तो रिवेन्यू पे करना ही पड़ेगा ना, उनको तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अब इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये भी भाई साहब फ्री लगे हैं ट्रेड करने। इस चीज़ ने क्या किया, नवाब के बीच में और कंपनी के बीच में बैटल करवाई, मतलब कि नवाब और जो थे वो प्रोटेस्ट करने लग गए थे। अब क्या हुआ, 18th सेंचुरी में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था कंपनी और नवाब के बीच में। औरंगजेब की डेथ हो गई, उसके बाद जो न्यू नवाब थे ऑब्वियसली उनको तो आना ही था ना। तो कौन बने, मुर्शिद क्वाली खान। उनके बाद, उनकी डेथ के बाद
अलीवर्दी खान, और उनकी डेथ के बाद कौन बने थे? सिराजुद्दौला औला। सो ये जो सब लीडर्स थे ये बहुत ही ज़्यादा रूलर्स क्या थे? स्ट्रॉन्ग थे, और इन्होंने जितनी भी कंसेशंस थी, जितनी भी फ्री चीज़ें वो इंजॉय करते थे कि फ्रीली वो ट्रेड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी। उनने कहा कि जितना तुमने औरंगज़ेब के टाइम के बीच में अपना फ्री करना था ट्रेड, उतना तुमने कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी, अब चुपचाप हमें रिवेन्यू पे करो। और ये क्या करती थी ईस्ट इंडियन कंपनी? चालाकी से अपने कॉइन सिक्के बनाना भी शुरू कर गई थी। तो नवाबों ने कहा कि तुम्हें ये सब कुछ बंद करना होगा, जो भी तुम ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने फोर्ट्स और फोर्टिफिकेशन जो है वो कर रही हो ना, ये सब कुछ बंद करो, हमें रिवेन्यू पे करो, और जो तुम सिक्के बनाती हो इसको भी बंद करो बनाना। तो ईस्ट इंडियन कंपनी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो क्या कर रही है, जो रिवेन्यू है नहीं पे कर रही है, और बंगाल है उसको क्या हो रहा है, बंगाल की गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है इस चीज़ से, और वो क्या कर रही है? अंडरमाइनिंग कर रही है नवाब्स की अथॉरिटी, उनको दबाने की कोशिश कर रही है, टैक्स भी पे नहीं कर रही, ऊपर से गलत मुलत चीज़ें नवाबों के बारे में और ऑफिशियल्स के बारे में लिखती है। तो ईस्ट इंडियन कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि सो ऑन इट्स part declare that the unjust demand of the local officials were ruining the trade of the company। ईस्ट इंडियन कंपनी ने कहा कि अगर ऐसा ही क्या है, ऐसा ही जो नवाब्स हैं वो करते रहे तो हमारा जो ट्रेड है वो क्या हो जाएगा? सारा का सारा सत्यानाश हो जाएगा। सो ट्रेड तब भी फ्लोरिश हो सकता है जब ये सारी ड्यूटी, जब उन्हें मेनली क्या रिवेन्यू ना पे करना पड़े, तभी जो है वो अच्छे से क्या कर सकती हैं? ट्रेड कर सकती हैं, जब फोर्टिफिकेशन जो है उनकी फिर से हो और सब कुछ जो है वो अच्छे से फिर से फ्री चले। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म हुआ बैटल ऑफ प्लासी से। तो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में हम पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से पढ़िएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हमारे काली खान जो थे वो थे, फिर उसके बाद अलीवर्दी खान जो है वो आए। तो अलीवर्दी खान की जब 1756 में डेथ हो गई तो सिराजुद्दौला औला जो थे वो हमारे नवाब बने थे। अब कंपनी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा वरी में थी, क्योंकि उनको पता था कि ये नवाब जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर ये नवाब रहे तो हमारा जो बिज़नेस है वो सारा का सारा ठप हो जाएगा। हमारा बिज़नेस जो ट्रेड है, जो हम सोच के आए थे कि हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट हम नहीं कमा सकते। वो चाहती थी कि अब एक प्यूपिड गवर्नमेंट जो है, मतलब कि सिर्फ नाम का क्या हो, सिर्फ नाम का नवाब हो, लेकिन कंट्रोल उसको हम करें। ऐसी प्यूपिड गवर्नमेंट आनी चाहिए जो हमें क्या कर दे, अलाउ करे कि भाई तुम फ्रीली ट्रेड करो। सो उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि जो सिराजुद्दौला औला के जो राइवल्स हैं, जो उनके दुश्मन हैं, उनको बहुत ज़्यादा भड़काने की कोशिश की कि आप इनके साथ लड़ो और फिर आपको हम क्या कर देंगे, हम आपको नवाब बनवा देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेस नहीं हो पाए। और जब सिराजुद्दौला औला को पता लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनके पीठ पीछे ये सब काम कर रही है, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने सारे रिवेन्यू देने को उनको कह दिया कि जितने भी रिवेन्यू है तुम्हें टाइम टू टाइम पे करने हैं, फोर्टिफिकेशन ख़त्म करनी पड़ेगी। मतलब कि नवाब को जब पता लगा तो उसने कहा कि अब तो तुम्हें मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं ट्रेड करने दूंगा, अब तो तुम्हें बच्चों ट्रेड रिवेन्यू जो है वो पे करना ही पड़ेगा। तो नेगोशिएशन करने की ईस्ट इंडियन कंपनी ने नवाब के साथ बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन नवाब ने बिल्कुल भी उनकी बात नहीं मानी। नवाब ने इवेंचुअली मार्च जो है वो उनके ऊपर कर दिया, जो कि फैक्ट्री थी एक हमारी काजिम बाज़ार में। 30,000 सॉरी जो सोल्जर्स थे उनको लेके गई, ईस्ट इंडियन कंपनी को कैप्चर कर लिया, सारे वेयर हाउस को बंद कर दिया, सारे वेपन्स अपने ऊपर हथिया लिए, और जो शिप्स थी उनको क्या कर दिया, ब्लॉकेड कर दिया। तो जो मार्च था अब वो कलकत्ता जाने वाला था, क्योंकि यहाँ से तो उन्होंने क्या किया था, सब कुछ ख़त्म करवा ही लिया था। तो जब कलकत्ता से सब कुछ ख़त्म करवा लिया था, सॉरी। तो जब उन्होंने ईस्ट इंडियन कंपनी ने देखा कि भाई कलकत्ता में तो सब कुछ बंद हो गया है, तो ईस्ट इंडियन कंपनी ने फटाक से, जो बाकी एरियाज़ में भी तो ईस्ट इंडियन कंपनी थी ना, तो फटाक से उन्होंने मद्रास से क्या कर दिया, अपनी फोर्सेस मंगवाए, कमांडेंट रॉबर्ट क्लाइव के कमांड के अंदर, और शिप्स जो हैं उनको भी मंगवाया। तो नेगोशिएशन करने की कोशिश की, बट नेगोशिएशन नहीं हुई। तो फाइनली इन 1757 में ईस्ट इंडियन कंपनी ने अटैक कर दिया सिराजुद्दौला औला को प्लाजी में। तो एक जो रीज़न था कि क्यों नवाब जो था हारा था, वो एक ये था कि जो उनके कमांडर थे, मीर, याद रखिएगा नाम, मीर ज़फ़र,
ये लड़ने ही नहीं आए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके साथ प्रॉमिस किया था कि अगर आप लड़ने नहीं आओगे तो हम आपको क्या बना देंगे, रूलर बना देंगे, नवाब बना देंगे। तो बैटल ऑफ प्लासी को इसीलिए याद किया जाता है क्योंकि ये फर्स्ट विक्ट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी की हमारी इंडिया में। तो जब बैटल ऑफ प्लासी हो गया तो इनको मरवा दिया गया। फिर जो मीर जफ़र था, ऑब्वियसली जैसा कि प्रॉमिस उसने किया था ईस्ट इंडियन कंपनी ने उनके साथ, तो उनको क्या कर दिया, नवाब बना दिया गया। तो फिर भी वो चिंता में थी क्योंकि वो जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि वो कोई मतलब एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी ना करने आई थी, कंट्रोल, वो तो अपना ट्रेड करने आई थी, उसको तो सिर्फ फ़ायदा चाहिए था ट्रेड में, क्योंकि उनको ऑब्जेक्टिव था कि वो सिर्फ ट्रेड करेगी। तो वो क्या कर रहे थे, दे कुड नॉट बी डन विदाउट कॉन्केस्ट, जो कि वो बिना प्यूपिट गवर्नमेंट के नहीं कर सकते थे। तो इसलिए वो लोकल रूलर्स को क्या कर रहे थे, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई रूलर अगर मान गया तो फिर जनता को कौन ही पूछ रहा है। तो ईस्ट इंडियन कंपनी डिस्कवर दैट दिस वाज रैदर डिफ़िकल्ट, बट उनको लगा कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो प्यूपिन नवाब्स थे उनके, वो भी अब उनकी मदद नहीं कर रहे थे, क्योंकि नवाब्स को भी अपनी जनता से रिस्पेक्ट चाहिए। नवाब को तो भाई जनता को ही जवाब देना है ना, नवाब को तो जनता को ही कहना है। तो अब नवाब जो थे वो भी उनकी मदद नहीं कर रहे थे। तो अब ईस्ट इंडियन कंपनी क्या करे, ईस्ट इंडियन कंपनी ने क्या किया, जब मीर जफ़र ने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया तो ईस्ट इंडियन कंपनी ने उसको डिपोज कर दिया, उसको जो गद्दी है उससे उतरवा के किसी और को वहाँ पे बिठाया, जो कि थे मीर कासिम। इनको जो है वो क्या बना दिया, नवाब बना दिया। उन्होंने भी इनके अगेंस्ट बैटल की, जो कि थी बैटल फॉट एट बॉक्सर में ये बैटल हुई थी 1764 में, याद रखिएगा बच्चा। तो जब उन्होंने देखा कि भाई अब तो ये भी बैटल करने लगा, उन्होंने क्या दिया मीर जफ़र को कि तुम फिर से नवाब बन जाओ। तो मीर जफ़र जो है वो फिर से नवाब बन गए। बच्चा कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे आपको, मीर जफ़र आए, फिर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, फिर उन्होंने उनको निकाल के मीर कासिम को लाया। मीर कासिम ने जब उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने फिर से मीर जफ़र को ला दिया, बट उन्होंने कहा कि तुम नवाब सिर्फ एक ही शर्त पे बन जाओगे, जब तुम 5 लाख रुपये हमें हर महीने दोगे, ताकि हम जितना भी वॉर वगैरह हमने किए, जो नुकसान हुए, वो हम क्या कर सकें, फुलफ़िल कर सकें, जो उनका ट्रेड वगैरह है, बाकी जो उनकी टेरिटरीज़ हैं उनको क्या कर सकें, संभाल सकें। सो बाय दैट टाइम मीर जफ़र जो है उनकी डेथ हो जाती है 1765 में। तब कंपनी का मूड चेंज हो जाता है। कंपनी को लगता है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जब हम नवाब्स को कंट्रोल करते हैं तो प्यूपिट गवर्नमेंट बनाते हैं, प्यूपिट नवाब जो है वो उसको बनाते हैं, सॉरी। तो अब उन्होंने कहा कि कोई प्यूपिट गवर्नमेंट नहीं बनेगी, अब हम ही नवाब होंगे। फाइनली इन 1765 में जब जो मुग़ल एम्परर थे, हालांकि मुग़ल एम्परर सारे जो पावरफुल थे, हमने देखा जो लास्ट पावरफुल थे औरंगज़ेब, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो जो मुग़ल एम्परर थे उन्होंने जो कंपनी को क्या बना दिया था, रिवेन्यू कलेक्टर, जिसे बोलते हैं दीवान बना दिया था उन्होंने बंगाल का। सो अब ये क्या कर रही थी, रिवेन्यू कलेक्ट कर रही थी बंगाल के लोगों से। सो इसने जो है उनकी बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था जो कि वो फेस कर रहे थे। इससे क्या हुआ, उनका जो ट्रेड था इंडिया में और ज़्यादा एक्सपैंड हो गया। अब उनको क्या था, अब उनको कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि अब वो रिवेन्यू जो कलेक्ट करते थे ना लोगों से, उससे ही उस पैसों से ही इंडियन से क्या लेते थे, सामान ले लेते थे। अब देखते हैं कैसे। अब जब वो इंडिया से सामान लेते थे तो उनको इंडिया में क्या भेजना पड़ता था, गोल्ड और सिल्वर के मतलब इंपोर्ट आता था ब्रिटिश से, और फिर इंडिया वाले उनको सामान देते थे। बट अब तो वो क्या हो गए हैं, रिवेन्यू कलेक्टर हो गए हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी से तो वैसे ही ये कम हो गया था, बट जब उनको रिवेन्यू कलेक्टर बना दिया उन्होंने, तो ये सब कुछ ख़त्म ही कर दिया, स्टॉप कर दिया। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, उन्हीं के पैसों से उनका सामान खरीद देते थे वो। अब कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नैबोब्स। अब नवाब नहीं, नैबोब्स कहा गया इनको, क्यों, आगे देखते हैं। अब क्या मतलब होता है नवाब का, नवाब का मतलब होता है जो कि अथॉरिटी और पावर को, एक जगह की पावर और अथॉरिटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। बट इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है। ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन फॉर लिविंग लाइक ए नवाब। हर एक जो कंपनी का सर्वेंट था वो चाहता था कि वो नवाबों की तरह रहे। सब चाहते हैं कि वो नवाबों की तरह रहें, ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएं। सो बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो थे, जो एक्चुअल नवाब ऑफ द बंगाल वाज फोर्स टू गिव लैंड। जो एक्चुअल नवाब्स थे जितने भी बंगाल में, उनको फोर्स किया गया कि आपको हमें लैंड देनी है
और हमें क्या करने हैं, पैसे देने हैं। सो जो रॉबर्ट क्लाइव थे ये खुद 18 साल की उम्र में इंडिया में आए और 1743 में ये आए थे इंडिया में। और जब ये 1767 में इंडिया छोड़ के गए तो इनके पास इतना ज़्यादा पैसा था, 1 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा इनके पास तब था। तो जब इनको गवर्नर बनाया गया था बंगाल का 1764 में, तब इनको कहा गया था कि जितनी भी करप्शन होती है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो सारी क्या होने जानी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए। बट 1772 में पता लगा कि ये खुद ही एक बहुत बड़े करप्टेड इंसान थे। जब ये ब्रिटिश की पार्लियामेंट में पता लगा तो इन्होंने क्या कर लिया, सुसाइड कमिट कर लिए 1774 में। मतलब कि 1774 में ये क्या हो गए, ख़त्म हो गए थे। अब नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीड इन मनी लाइक क्लाइव, तो सब क्लाइव की तरह ही मनी जो है वो नहीं कमा पाते। और मैनी डाइड ऑन अर्ली डेथ, जो कुछ थे वो बेचारे तो डिजीज़ की वजह से और वॉर की वजह से मर ही गए थे। बाकी जो कुछ ऑफिशियल्स थे वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए थे, बहुत ही अपर मोस्ट बैकग्राउंड से आए थे। उनका मतलब था कि वो सिर्फ पैसे कमाएंगे, बाकी कुछ नहीं, ताकि वो ब्रिटेन में जाके वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। तो अब जब वो जाते थे यहाँ से अमीर बन के, तो वहाँ पे बड़ा ज़्यादा शो ऑफ करते थे, तो इसलिए इनको नैबोब्स कहा गया था। ये इंग्लिशाइज्ड वर्जन है नवाब का, नैबोब्स। तो इनका बहुत ज़्यादा खिल्ली उड़ाई जाती थी, मजाक उड़ाया जाता था प्लेज और कार्टून्स में। अब कंपनी रूल एक्सपैंड, कंपनी का रूल एक्सपैंड ही दिन ब दिन होता जा रहा था। सो इफ़ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन का, अगर हम देखें कि वो एनेक्स मतलब कि कब्ज़ा कैसे करती थी, तो ईस्ट इंडियन कंपनी 1757 से 1857 तक बहुत सी ऐसी स्टेट्स थी जिन पे कब्ज़ा कर चुकी थी। ये डायरेक्ट अटैक नहीं करती थी, बट ये कुछ ऐसे मेथड्स अपनाती थी जिनसे जो है ये बाद में पूरा का पूरा जो इंडिया किंगडम था इन्होंने एनेक्स कर लिया। बैटल ऑफ बॉक्सर के बाद 1764 में जो बैटल हुई थी, उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने अपने रेसिडेंट जो है वो पूरी इंडियन स्टेट्स में क्या कर दिए, बिठा दिए। ये क्या करते थे, ये एजेंट्स होते थे इनके मेनली, जो कि इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे और कभी कभी इंटरफेयर भी करते थे इंडियन के स्टेट्स में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। डिसाइड करते थे कि कौन थ्रोन पे बैठना चाहिए या कौन नहीं, कौन अपॉइंट होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के लिए। तो जब ये ऐसा करते थे तो ये साथ में सब्सिडरी अलाइंसेस क्या होती हैं, ये एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में इंडियंस को ले लेते थे कि बाद में इसी कॉन्ट्रैक्ट के चलते चलते ये इंडियंस को क्या करते थे, बुद्धू बना के उनकी जो ज़मीन है, वो टेरिटरी जो है वो हड़प लेते थे। इस अलाइंसेस में क्या होता था कि कोई भी रूलर जो है वो इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स को नहीं संभाल सकता, मतलब कि उसका हक नहीं है कि वो अपनी अलग आर्म फोर्स रखे, और वो दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, और वो जो है प्रोटेक्ट किए जाएंगे कंपनी के थ्रू, और उनको सब्सिडरी फोर्सेस जो हैं वो देनी पड़ेंगी। अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनकी टेरिटरी जो है वो हड़प ली जाएगी। ऐसी ही एग्जांपल है हमारे पास, रिचर्ड वेलेस्ली जो हैं वो गवर्नर थे, नवाब ऑफ अवध। तो इनको क्या किया गया, ये फेल हो गए थे सब्सिडरी फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, तो इनको क्या किया गया, इनकी जो हाफ ऑफ द टेरिटरी थी उसको क्या कर दिया इन्होंने, एनेक्स कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया एज अ प्लेंटी, कि तुमने नहीं पे किया इसलिए तुम्हारा ये जो वो है कि तुम दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो हम ऐसे करके ले लेंगे तुमसे टेरिटरी तुम्हारी छीन लेंगे। तो ऐसा हैदराबाद के नवाब के साथ भी हुआ था। अब है टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। अब जो कंपनी थी वो कभी कभी डायरेक्ट मिलिट्री अटैक भी कर देती थी जब उसको लगता था कि उनके ऊपर या फिर उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे खतरा है। जब उनको लगता था कि कोई नवाब जो है वो अटैक करने वाला है या फिर ख़त्म करने वाला है हमारा सारा जो फ्री ट्रेड हम करते हैं, तो ये फटाफट से उनके ऊपर क्या करते थे, अटैक कर देते थे। ऐसी एक एग्जांपल है मैसूर की। मैसूर जो है वो बहुत ही स्ट्रेंथन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एम्परर थी, जहाँ पे 2 पावरफुल हैदर अली और टीपू सुल्तान इनके बेटे एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल जो लीडर्स थे यहाँ पे रहते थे। तो अब सारी कंट्रोल करती थी, मैसूर के जो लीडर्स थे वो सारा कंट्रोल करते थे कि क्या क्या वो ईस्ट इंडियन कंपनी उनसे लेगी या नहीं लेगी। तो 1785 में ये सब कुछ जो है वो टीपू सुल्तान ने बंद करवा दिया, चंदन की लकड़ी, पेपर लेना, ये सब कुछ बंद करवा दिया उसने, और लोकल मर्चेंट्स को भी क्या बोल दिया कि अब तुम नहीं कर सकते ट्रेड।
इनके साथ। तो ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप। अब उनका जो रिलेशनशिप था वो फ्रेंच के साथ बहुत ज़्यादा, फ्रेंच लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा था, और उन्हीं की मदद से उन्होंने अपनी जो आर्मी थी उसको क्या कर दिया था, मॉडर्नाइज कर दिया था। तो अब ब्रिटिश जो थे वो घबराहट में थे कि उनको लग रहा था कि भाई ऐसा ना हो कि फ्रेंच के लोग जो हैं वो यहाँ पे आ जाए और हमें निकाल दें। तो जो टीपू और जो हैदर थे ये इनको बहुत ही डेंजरस रूलर जो है वो लगते थे। तो इन्होंने उनको बहुत बार वो करने की कोशिश की, अनेक्स करने की, कंट्रोल करने की कोशिश की, बट वो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। 4 लड़ाइयाँ हुई तब जाके उन्होंने जो है वो मैसूर को कंट्रोल किया। 4 लड़ाइयाँ हुई थी 1767 से 1799 तक, आपको याद रखना है कि 4 लड़ाइयाँ हुई थी। और जो लास्ट वाली थी ना, बैटल ऑफ सेरिंगापटम, इसमें जो है वो कंपनी की विक्ट्री हो गई थी फाइनली। टीपू सुल्तान को मार दिया गया और मर गए वो, अपनी जो कैपिटल है, अब याद रखना मैसूर की कैपिटल सेरिंगापटम, इसको बचाते बचाते। अब उसके बाद जो डायनेस्टी थी वोदियार्स, इसको भी उन्होंने सब्सिडरी अलायंसेस के बीच में लेके इनकी भी जो टेरिटरी थी वो हड़प ली। अब वॉर विद मराठास, अब इनकी मराठास के साथ भी एक वॉर हुई थी। अब देखते हैं मराठास की वॉर को। अब 18th सेंचुरी के बाद जो कंपनी थी वो क्या करना चाहती थी, अब मराठास की पावर को ख़त्म करना चाहती थी और इनको डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। तो ये क्या करती थी, इन्होंने उनको ख़त्म किया कब, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि 1761 में हुई थी। याद रखिएगा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, 1761 में। और जो मराठास का ड्रीम था कि वो अच्छे से रूल करेंगे दिल्ली वगैरह में, तो वो सारा का सारा उसी बैटल में जब उनकी हार हुई, वो सारा का सारा उधर उसमें ही ख़त्म हो गया। तो देयर वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स। तो ये जो मराठास थे इन्होंने अपनी जो किंगडम था उसको अलग अलग डिवाइड किया हुआ था किनके चीफ्स के अंदर, जैसे कि सिंधिया, होलाकर डायनेस्टी, गायकवाड़ डायनेस्टी, भोसले डायनेस्टी। सो जो चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फेडरेसी अंडर अ पेशवा who become its effective military and the administrative head in the पुणे। जो पेशवास थे वो क्या बने थे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बने थे। अब ये जो सारी डायनेस्टीज थी, ये जो चीफ्स थे, इनका एक अलाइंसिस था, ये दोस्त थे एक दूसरे के। तो ये जो महाजी सिंधिया हैं और जो नाना पार्डनिस जो हैं, ये बहुत ही मराठा के फेमस रूलर थे और स्टेटमैन भी। मराठास वर सब्सिड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर, मराठास के साथ बहुत सारी वॉर हुई इनकी। फर्स्ट जो वॉर थी वो ख़त्म हुई थी 1782 में ट्रीटी ऑफ सलबई के साथ, जिसमें कि किसी की भी विक्ट्री नहीं हुई। बट जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुई वो जब इन दोनों के बीच में अलग अलग फ्रॉड्स में जाके हुई, तो रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा। तो इसके रिजल्ट में ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने उड़ीसा और थोड़ी सी टेरिटरी जो कि आगरा और दिल्ली वाली साइड थी उसको भी उन्होंने कॉन्कर कर लिया। तो फाइनली थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में, जो कि 1817 में हुई थी, तब मराठास की कहीं जाके हार हुई और पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिथूर नियर कानपुर। पेशवा को हरा दिया गया और उसको नियर विलेज में भेज दिया गया। तो उन्होंने क्या कर दिया, पूरी जो टेरिटरी थी जिसकी विंध्यास की, उसको ऑक्यूपाई कर लिया। अब द क्लेम टू पैरामाउंटेसी, अब पैरामाउंटेसी होती है सुप्रीम, सबसे बड़ी पार, ठीक है। अब इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव कि 19th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने काफ़ी ज़्यादा टेरिटरी को क्या कर लिया था, एनेक्स कर लिया था। हमें पता लग गया है ऊपर वॉच जब हमने देखी। तो अब जो लॉर्ड हेस्टिंग थे, जो गवर्नर जनरल थे 1830 से लेके 1823 तक, इन्होंने एक न्यू पॉलिसी निकाली थी जिसको हम बोलते हैं पैरामाउंटेसी, इन्होंने निकाली। तो इसका क्या मतलब था कि जो भी अब जो भी रूल होगा कंपनी का, जहाँ भी रूल है वो क्या है, सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। इस जो जितनी भी ईस्ट इंडियन कंपनीज है उनसे ऊपर जो है वो क्या है, कंपनी का एनेक्सेशन है, कंपनी का रूल है। अब इसको ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रोटेस्ट करने तो आया होगा, सबने चुपचाप तो इस चीज़ को नहीं मान लिया होगा ना। तो वैसा ही प्रोटेस्ट करने आए थे कौन, रानी चुनंगमा, ठीक है। ये जो छानम्मा जो हैं ये प्रोटेस्ट करने आई थी जब कितौर की एक स्मॉल विलेज को हड़पने जा रहे थे ब्रिटिशर्स। तो इन्होंने क्या किया, एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंट मूवमेंट जो है वो निकाला, सारी सूरी आम लेके इनके साथ लड़ने की कोशिश की। तो ये 1824 में लेकिन ये क्या हो गई, अरेस्ट हो गई और
ये 1829 में इनकी डेथ हो गई। बट एक जो चौकीदार थे किसके, संगोली इन किटोर के जो रायाना थे, उन्होंने भी रेसिस्टेंट जो है इनके अगेंस्ट जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने की कोशिश की। विद द पॉपुलर सपोर्ट डिस्ट्रॉयड मैनी। अब इनके ऊपर सपोर्ट था क्योंकि बाकी जो लोग थे वो भी क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स ट्रेड करने आए थे, ट्रेड तो नहीं कर रहे बट हरा हरा के हमारी कंट्री को ही क्या कर रहे हैं, अनेक्स कर रहे हैं। तो इनके पास सपोर्ट थी, तो इन्होंने बहुत से ब्रिटिश कैंप्स जो ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड्स थे उनको क्या कर दिया, जला जलू दिया, उनको ख़त्म कर दिया। बट फाइनली ब्रिटिशर्स ने इनको क्या कर दिया, फांसी पे लटकाया 1830 में। और इसके बारे अब बाकी आगे हम इस चैप्टर में इस बुक में जो है वो पढ़ेंगे। अब लेट 1830s में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो वरी हो गई थी रशिया के लोगों से, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं रशियन जो है वो नॉर्थ वेस्ट को कॉन्कर ना कर लें, एशिया में इंडिया में एंटर ना कर जाएं नॉर्थ वेस्ट से। इसीलिए अब उसका क्या था, अभी वो चाहती थी कि वो नॉर्थ वेस्ट जो देख रहे हैं कि कैसे कैसे इसका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता गया एनेक्सेशन की तरफ, कैसे कैसे ये टेरिटरीज़ को क्या करती गई, अपने कब्जे में लेती गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने आई थी, अब ट्रेड के ही कहने पे आगे आगे बढ़ते बढ़ते पूरी इंडिया को इसने कॉन्कर कर लिया। अब क्या कर रही थी, अब इसको डर इसको बड़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई कुछ और हो ना हो, पर इनको डर बड़ा था कि कोई और आके इनकी जगह ना ले ले। तो अब इनको डर हो गया था कि कहीं रशियन आके इनकी जगह ना ले ले। तो इन्होंने क्या किया, अब इनका ये प्लान था कि अब ये नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है उसको क्या करेगी, कॉन्कर करेगी। तो इन्होंने एक वॉर लड़ी थी अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट, जो कि 1838 और 1842 में लड़ी इन्होंने। एंड इस्टेब्लिश इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर, और इन्होंने अफ़गानिस्तान में एक इनडायरेक्ट कंपनी रूल जो है वो कर लिया। अब सिंध वॉज टेकन ओवर 1843 में, इन्होंने सिंध को भी अनेक्स कर लिया। अब इनका नेक्स्ट था पंजाब, अब इनको पंजाब को क्या करना था, अनेक्स करना था। लेकिन पंजाब के जो रूलर थे महाराजा रंजीत सिंह, ये बहुत ज़्यादा क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे। तो पर उनकी भी डेथ जो है वो 1839 में हो गई। और 2 प्रोनेज्ड वॉर जो है वो सिख के अगेंस्ट जो लड़ी गई, तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली 1849 में जो पंजाब है वो भी इनके अंदर आ गया। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, अब डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स जो है वो क्या होते हैं, अब जो फाइनल वेव थी इनकी कब्जा करने की वो लॉर्ड डलहौजी के अंदर हुई थी, जो एक गवर्नर जनरल थे 1848 से लेके 56 तक। तो इन्होंने एक पॉलिसी निकाली जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। इन्होंने क्या कहा कि अब उस टेरिटरी को हम अनेक्स कर लेंगे, उस टेरिटरी पे हम कब्ज़ा कर लेंगे जिसका रूलर मर गया हो और उसका कोई बेटा भी ना हो। विच मीन्स अगर ये टेरिटरी है इसका, ये मान लो रूलर है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ये जो है वो इसके रूलर है लेकिन इनका कोई बेटा नहीं है। अब इनकी डेथ के बाद ये जो टेरिटरी है ये किसके पास जाएगी, ब्रिटिशर्स के पास जाएगी। इसको ही उन्होंने कहा लेप्स। तो अब एक किंगडम फिर दूसरा किंगडम, ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत से जो किंगडम्स थे उनको क्या कर लिया, अपने अंडर लेते गए। जैसे सतारा को 1848 में, संभलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में, झांसी को देख रहे हैं ना आप, हर साल कैसे कैसे ये अनेक्स जो है वो करती गई। फाइनली इन 1856 जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अवध को भी कॉन्कर कर लिया। और दिस टाइम ब्रिटिश एंड एडिड एन आर्गूमेंट, इस टाइम उन्होंने हमें एक रीज़न दिया, बाकियों में कोई रीज़न नहीं दिया, उन्होंने अपनी ही पॉलिसीज़ लगाई। बट इस बार अवध में उन्होंने हमें रीज़न दिया क्या, कि मिसयूज़ कर रहा था नवाब इनका, किसको, अवध को अच्छे से नहीं चला पा रहा था, अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा पा रहा था, मिस गवर्न कर रहा था इसको। तो इसीलिए अवध में जब रिवॉल्ट हुआ तो उसे हम कहते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। आपकी बुक में ये चैप्टर नंबर 5 है, तो हम चैप्टर नंबर 5 में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब वीडियो बच्चा काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो ये जो सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है ये मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊँगी, तो आप मेरी चैनल पे जाके पार्ट 2 देख लो अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि पार्ट 2 वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आधी नॉलेज मिली है ना अभी आपको, जब आप पार्ट 2 देखोगे तब आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। तो आधी नॉलेज अगर आप वही पेपर में लिखोगे जितना आपको पता है, तो आपको आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि फुल नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो अब मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ यहीं पे। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए,
कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको पक्का बताऊंगी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर आपको एमसीक्यूज इसके चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।